चलिए तो क्लास शुरू करते हैं। कल हम देख रहे थे हाउ टू राइट आंसर, है ना। और जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स थे रिलेटेड विद द पैरामीटर्स कि किन पैरामीटर्स पे आपका आंसर चेक होता है, क्या क्या चीज़ें आपके आंसर्स में होनी चाहिए, ठीक है। इन सब के बारे में हमने बात की थी। फिर क्वेश्चंस किस तरीके से लिखना है, लिखने से पहले क्या एक्सरसाइज होनी चाहिए, इन चीज़ों के बारे में हमने कल बात कर ली थी, है ना। आज आंसर राइटिंग में हमें क्या देखना है, हाउ टू यूज़ और हाउ टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ बीइंग आस्क्ड इन द क्वेश्चन, डायरेक्टिव वर्ड, ठीक है, जो आपको ये बताएंगे कि आंसर में लिखना क्या है एग्जैक्टली, ठीक है। सो इसके लिए हमें हर एक डायरेक्टिव वर्ड जो यूपीएससी पूछता है या पूछ सकता है, ठीक है, एक एक करके सारे डायरेक्टिव वर्ड्स पे हम बात करेंगे। सो सबसे पहला जो कीवर्ड है या डायरेक्टिव वर्ड है दैट इज एनालाइज और डिस्कस, ठीक है। हिंदी में चर्चा कीजिए, ठीक है, या फिर विश्लेषण कीजिए। अगर आपके प्रश्न में ये दिया गया है कि आपको चर्चा करना है या विश्लेषण करना है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी टॉपिक दिया हुआ है आपको उसके जितने भी घटक है, कंपोनेंट्स है, उसमें डिवाइड करना है और हर एक पार्ट को प्रॉपरली डिटेल में डिस्कशन करना है, ठीक है। मतलब क्या हुआ, मान लो कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, सो उस क्वेश्चन के जितने भी पार्ट्स हैं, उन पार्ट्स में जितने भी टॉपिक दिए हुए हैं जो पूछा गया है, उसके हर एक एस्पेक्ट को यू नीड टू एक्सप्लेन डिटेल में, ठीक है। सो यहाँ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन लगेगा। अब अप्रोच क्या होनी चाहिए इस तरह के क्वेश्चन के लिए, सबसे पहले तो आप टॉपिक को इंट्रोड्यूस करेंगे कि ये टॉपिक है क्यों। यहाँ पे अब बेटा याद रखना, इस तरह के क्वेश्चन में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इंट्रोडक्शन में होगी डिस्कशन या एनालाइज वाले क्वेश्चन में, कि आप क्वेश्चन के कंटेक्स्ट को, टॉपिक किस कंटेक्स्ट में पूछा गया है ना, ये आप लिख सकते हैं। या फिर उस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपके पास कोई डेटा है, कोई रिपोर्ट है, ठीक है, यू कैन मेंशन दैट इन द इंट्रोडक्शन, ठीक है। आप वो चीज़ें इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं। उसके बाद जैसा कि क्वेश्चन में है, बॉडी पोर्शन जो होगा उसमें डिफरेंट एस्पेक्ट्स और उनके पार्ट्स और उनका सिग्निफिकेंस, अगर कोई इंटर रिलेशनशिप है तो, और क्या इम्प्लीकेशन होगा, मतलब क्या प्रभाव हो सकता है, ये सारी चीज़ें आप बॉडी पोर्शन में लिखेंगे एज पर द क्वेश्चन बेटा, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में सिग्निफिकेंस लिखना ही है या हर क्वेश्चन में इंटर रिलेशनशिप लिखना ही है, बट ये मल्टीपल पॉइंट्स है जो जिनमें से आप एज पर द क्वेश्चन लिखेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ एक और चीज़ याद रखना, जितने ज़्यादा आप फैक्ट्स या एग्जाम्पल अपने आंसर में लिखते हैं उतना बेटर होगा। और कंक्लूजन में जो भी आपने एनालिसिस किया है उसको आप समराइज़ करें, ठीक है। यू नीड टू समराइज, मतलब जितना यहाँ पे डिस्कशन हुआ है, जितने आपने पॉइंट्स लिखे हैं, यू नीड टू मेक इट अ समराइज्ड फॉर्म, ठीक है। एक मिनट बेटा, ओके, समझ में आ गया, कहीं कोई डाउट? चलिए, गुड। सो दिस इज हाउ यू नीड टू राइट any question which is being asked from this directive word,
सो एनालाइज या डिस्कस अगर हो तो आपको डायरेक्ट, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। यहाँ पे आपको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। प्लस एक और चीज़ याद रखना, इफ़ यू हैव एनी ओपिनियन, अगर उस टॉपिक को लेकर आपका कोई ओपिनियन भी है, ठीक है, सो यू कैन मेंशन, ठीक है, बट आप किसी भी तरह से साइड नहीं लेंगे। साइड नहीं लेंगे का मतलब, ना तो आप उस टॉपिक के फेवर में अपना ओपिनियन देंगे, ना ही आप उस टॉपिक के अगेंस्ट अपना कोई भी ओपिनियन देंगे, ठीक है। जो ओपिनियन होना चाहिए आपका, आप वो लिखे, क्योंकि हमें सारी चीज़ें लिखनी है उससे रिलेटेड, पॉजिटिव्स, नेगेटिव्स, एवरीथिंग। बट योर ओपिनियन टुवर्ड्स वन पर्टिकुलर डायरेक्शन शुड नॉट बी देयर, ठीक है। किसी एक पक्ष में आप बात नहीं कहेंगे बेटा। डिस्कशन है, आपको सिर्फ चीज़ों को डिस्कस करके ओपन एंडेड छोड़ देना है, ठीक है। ओपन एंडेड आपको छोड़ देना है इस तरह के क्वेश्चन को। क्लियर? दूसरे तरह के क्वेश्चन जो होते हैं वो है क्रिटिकली इवैल्यूएट या क्रिटिकली एनालाइज। ये वो क्वेश्चन है बेटा जो थोड़े से डिफ़िकल्ट होते हैं। डिफ़िकल्ट इन द सेंस क्यों होते हैं वो भी बता देता हूँ। क्रिटिकली इवैल्यूएट मतलब हिंदी में आलोचनात्मक मूल्यांकन, ठीक है, या फिर आलोचनात्मक विश्लेषण, ठीक है। अब इस तरह के क्वेश्चन में, ठीक है, एक चीज़ याद रखना बेटा, क्वेश्चन जिस भी टॉपिक का दिया हो, आपको वो टॉपिक को तो डिटेल में एक्सप्लेन करना ही है, साथ ही साथ आपको उसके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स दोनों बताने हैं, ठीक है। और एंड में आपको एक साइड लेनी पड़ेगी, मतलब यहाँ पे आपको साइड लेनी पड़ेगी। दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष की ओर आपका झुकाव होना पड़ेगा, ठीक है। अब एक चीज़ समझ लो, अगर क्वेश्चन का स्टेटमेंट नेगेटिव है, ठीक है, तो आपका जो कंक्लूजन जाएगा बेटा दैट विल बी पॉजिटिव, वो पॉजिटिव साइड झुका होगा। क्यों? क्योंकि उस नेगेटिव स्टेटमेंट को आपको क्रिटिसाइज करना है, क्रिटिकली इवैल्यूएट करना है, मतलब आपका जो टिल्ट होगा, जो साइड आप लोगे वो पॉजिटिव लोगे। और अगर क्वेश्चन का स्टेटमेंट पॉजिटिव है देन आपका जो कंक्लूजन जाएगा, जो ओपिनियन जाएगा वो नेगेटिव जाएगा। जैसे एग्जांपल से समझ लो, क्रिटिकली इवैल्यूएट द इफेक्टिवनेस ऑफ मनरेगा इन एड्रेसिंग रूरल अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब क्या करना है आपको, मनरेगा ग्रामीण बेरोजगारी को कम करने के लिए मनरेगा कितना कुशल है, इसका क्या करना है, आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है। मतलब यहाँ पर आपका जो कंक्लूजन होगा वो इस डायरेक्शन में होगा कि मनरेगा वो इफेक्टिव उसकी इफेक्टिवनेस में कमी है और इसको सुधारने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए, ठीक है। इट नीड्स टू बी वर्क, और अधिक काम करने की आवश्यकता है, इस तरीके का कंक्लूजन जाएगा इस क्वेश्चन में, ठीक है। एक और चीज़, अगर यहाँ पर ज़्यादातर क्वेश्चन जो होंगे क्रिटिकली इवैल्यूएट को लेकर बेटा,
वो क्वेश्चन होंगे जो गवर्नमेंट पॉलिसीज से रिलेटेड होंगे, प्रोग्राम से रिलेटेड होंगे। तो अगर कोई क्रिटिकल इवैल्यूएशन है, ठीक है, मतलब प्रॉब्लम्स की बात कर रहा है, ठीक है, आपसे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों की बात कर रहे हैं, तो अगर आपको इसके बारे में कुछ नेगेटिव आप लिख रहे हैं, ठीक है, किसी गवर्नमेंट के स्कीम्स को आप उसकी कमी बता रहे हैं, तो साथ में इफ़ यू सजेस्ट रिफॉर्म और द वे फॉरवर्ड, है ना, तो ये आपके लिए एक एडेड एडवांटेज होगा, राइट। मतलब पूछा क्या गया है आपसे, क्रिटिकली इवैल्यूएट करने को, उसकी कमियां बताने को, ठीक है, बट साथ ही साथ आपने कमियां बताने के साथ साथ उस कमियों को कैसे दूर करना है, अगर ये भी बता दिया तो ये आपके लिए थोड़ा सा एडेड एडवांटेज हो जाता है। क्लियर? सो दैट इज़ हाउ क्रिटिकल इवैल्यूएशन या क्रिटिकल एनालिसिस वाले जो क्वेश्चन हैं वो लिखने होंगे आपको। डन? क्लियर है? कोई डाउट या कोई क्वेश्चन? चलिए, सो दैट इज अबाउट क्रिटिकल इवैल्यूएशन। थर्ड, एल्यूसिडेट, एग्जामिन या एक्सप्लेन। एल्यूसिडेट मीन्स समझाइए, है ना। एग्जामिन परीक्षण कीजिए, है ना, या फिर एक्सप्लेन विस्तारित कीजिए। अगर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी बेटा जो डिस्कशन वाला है, डिस्कशन या एनालाइज वाला है, उसी तरीके से होगा। अब इसमें क्या करना है, वो जो भी टॉपिक है आपको उसको क्लियरली और इन डिटेल एक्सप्लेनेशन करना है। यहाँ पे फिर मैं कहूँगा, अगर समझाना है, परीक्षण करना है या विस्तारित करना है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको उस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करना है, डिटेल में उसको समझाना है, उसके जितने भी डायमेंशंस होंगे, ठीक है, चाहे वो डायमेंशन पॉजिटिव हो, चाहे वो डायमेंशन नेगेटिव हो, या फिर वो डायमेंशन न्यूट्रल हो, ठीक है, तीनों तरह के डायमेंशन आपको मेंशन करने हैं, अगर तीनों हैं तो, ठीक है। और उसके बाद जो आपका एंड होगा आंसर का, यहाँ पे आपको किसी भी तरह का साइड नहीं लेना है। यू नीड नॉट टू टेक एनी साइड, ठीक है। और जब आप कोई साइड नहीं लेंगे तो फिर जो कंक्लूजन होगा, जो आपने एक्सप्लेन किया है, आपको उसी को समराइज करना पड़ेगा, बहुत शॉर्ट में आप उसी को सम अप कर दें। जितना समझाया है उसको थोड़े शब्दों में, 15 से 25 शब्दों में समराइज करके आंसर कंक्लूड कीजिए, ठीक है। जैसे एल्यूसिडेट द कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इन इंडिया, ठीक है। सो इसकी स्टार्टिंग कहाँ से होगी, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म से समझाने की, ठीक है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म समझाओगे, फिर बॉडी पोर्शन में सहकारी संघवाद समझाओगे, उसके बाद सहकारी संघवाद समझाने के बाद कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से प्रोविज़न है सहकारी संघवाद से रिलेटेड, उसके क्या पॉजिटिव्स है, क्या नेगेटिव्स है। फिर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म से जुड़ा हुआ एक और कॉन्सेप्ट है, दैट इज़ कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, है ना, प्रतिस्पर्धी संघवाद, उसे समझा देना थोड़ी सी कुछ कम शब्दों में, क्योंकि मेन कॉन्सेप्ट हमारा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, ठीक है। उसके बाद कॉन्क्लूजन में आप बता दीजिए कि कैसे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म जो है वो इंडिया के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस तरीके से आपने क्या किया,
जो टॉपिक है उसी को समराइज कर दिया, जो एक्सप्लेन किया वेदर इट इज़ बेनिफिशियल और नॉट, उसको समराइज कर दिया। ठीक है, सो एल्यूसिडेट हो, एक्सप्लेन हो या एग्जामिन हो, इस तरह के क्वेश्चन में आपको इस तरीके से आंसर लिखना है। क्लियर है? ओके, गुड। एक सेकेंड, चलिए नेक्स्ट इज कमेंट और असेस। ठीक है, कमेंट मतलब होता है टिप्पणी कीजिए। ठीक है, और असेस का मतलब भी होता है एक तरीके से मूल्यांकन। ठीक है, या फिर आकलन। ठीक है, आकलन इज बेटर वर्ड। आकलन कीजिए। अब यहाँ पर क्योंकि कमेंट है, टिप्पणी, किसी भी ओपिनियन पे, किसी भी टॉपिक पे आप कमेंट कब करते हो बेटा? जब आपको उस टॉपिक के बारे में सारी जानकारी पता होती है। ठीक है, यू नो ईच एंड एवरी आस्पेक्ट्स। ठीक है, तो टिप्पणी या असेस वाले क्वेश्चन जो होते हैं वहाँ पे आपको अपना ओपिनियन या इंटरप्रिटेशन मांगा जाता है। यहाँ पे उस टॉपिक को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, देयर इज़ नो सच रिक्वायरमेंट। उसे इवैल्यूएट करने की ज़रूरत भी नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है, ये दोनों ज़रूरत नहीं। यहाँ पे क्या ज़रूरत है? उस टॉपिक के बारे में व्हाट एग्जैक्टली इज़ योर ओपिनियन। इट कैन बी ईदर वे, मतलब जो भी है दोनों में से कोई एक, जो आपकी ओपिनियन है वो आपको देना है। ठीक है, और ये भी याद रखना बेटा, क्वेश्चन में जिस स्टेटमेंट में क्वेश्चन दिया हुआ है आपको उसी स्टेटमेंट में ओपिनियन देना है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे क्या लिखा है? कमेंट ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ द मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। ठीक है, मेक इन इंडिया जो है उस वो योजना के जो सिग्निफिकेंस है, महत्व है, उसको उस पर टिप्पणी करना है। तो अब जब क्वेश्चन में ही कह दिया कि मेक इन इंडिया इनिशिएटिव का महत्व है और उस महत्व पे आपको टिप्पणी करना है, इसका मतलब कहीं से भी ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि तुम उसके बारे में नेगेटिव बातें कहो। तुम्हें टिप्पणी भी किसी डायरेक्शन में करना है, उसी डायरेक्शन में करना है जिस डायरेक्शन में क्वेश्चन दिया है। हमेशा बेटा एक चीज़ याद रखो, यूपीएससी क्वेश्चन देते टाइम साफ तौर पे तुम्हें कह देता है कि तुम्हें लिखना क्या है। बस प्रॉब्लम यह है कि हम समझते नहीं हैं, हम पकड़ते नहीं। हमें लगता है कि उस टॉपिक के बारे में जितना ज्ञान हमें है वो सारा का सारा हम बता दें। ठीक है, नहीं, ये समझो, ये पहचानो कि यूपीएससी ने एग्जैक्टली तुमसे क्या पूछा है और एग्जैक्टली जो पूछा है ना वही उसको बता दो। ठीक है, तो अगर यूपीएससी ने कहा है कि मेक इन इंडिया के सिग्निफिकेंस पे टिप्पणी करना है, ठीक है, तो मेक इन इंडिया का सिग्निफिकेंस तो है। ठीक है, ना का सवाल ही नहीं आता है। ठीक है, तो आपको आंसर भी उसी डायरेक्शन में लिखना है। यहाँ फिर अपने हिसाब से मत सोच लेना कि कोई मतलब नहीं है मेक इन इंडिया एंड ऑल दिस दैट। ठीक है, सो यूपीएससी विल डायरेक्ट यू कि बेटा इस दिशा में लिखना है, इस दिशा में जाना है। ठीक है, अगर उस दिशा में चले गए तो फायदा, नहीं गए उस दिशा से भटके तो नुकसान। ठीक है, ये चीज। सो कमेंट और एसेस समझ में आया या कोई डाउट है इसमें?
ओके, नेक्स्ट, जस्टिफाई। ये एक और थोड़ा सा इजी सा क्वेश्चन मेरे हिसाब से, जो बहुत ही इजी होता है। शो और प्रूव टू बी राइट और रीजनेबल, मतलब जिस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करने को बोला है, आपको उस स्टेटमेंट को सही ठहराना है, सही ठहराना है। अगर स्टेटमेंट में कहा है कि इंडिया में एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स की नीड है, तो हाँ जी बिल्कुल है, ठीक है। और जब उस क्वेश्चन को सही ठहराना है, इस क्वेश्चन का ही एग्जांपल ले लेते हैं। क्या कहा है? जस्टिफाई द नीड फॉर रिफॉर्म्स इन द इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर, भारतीय कृषि क्षेत्र में सुधार की आवश्यकता को न्यायोचित ठहराइए या उचित ठहराए। तो आपको बताना है कि भाई क्यों ज़रूरी है। तो इसमें एग्रीकल्चर सेक्टर में कौन कौन सी शॉर्टकमिंग्स है, क्या कमियां हैं, वो कमियां आप बताओगे, और उसके बाद क्या सॉल्यूशन है वो बता दोगे। मतलब जो क्वेश्चन का स्टेटमेंट है आपको उसको जस्टिफाई करना। अगर उसने कहा कि हाँ रिफॉर्म की आवश्यकता है तो है, अगर उसने कहा कि देयर इज़ नो नीड, तो भाई नहीं है, बिल्कुल नहीं है, मैं कह ही नहीं रहा कि है। सिंपल, यूपीएससी ने कह दिया इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है तो उसको सही ठहराना है तुमने, ठीक है। फिर तुम्हारा दिमाग चाहे कुछ भी बोले, जो यूपीएससी ने कहा है इसको सही ठहराओ तो उसको सही ठहराओ, बात खत्म। क्लियर? ओके, मूविंग फॉरवर्ड, इवैल्यूएट, ठीक है। क्रिटिकली इवैल्यूएशन हमने देख लिया है, तो इवैल्यूएशन थोड़ा सा इजी हो जाता है। अब यहाँ पे क्योंकि इवैल्यूएशन करना है, दैट इज मूल्यांकन करना है, तो जब आप किसी चीज़ का इवैल्यूएशन करते हैं, ठीक है, किसी भी चीज़ को चेक करते हैं, तो पहले तो आप उस टॉपिक को देखते हैं, उसके बाद उसके पॉजिटिव्स देखेंगे, उसके नेगेटिव्स देखेंगे, ठीक है। और पॉजिटिव और नेगेटिव देखने के बाद यू विल टेक वन साइड, आप किसी एक तरफ झुकाव होगा, मतलब आपको यहाँ पे कोई एक पक्ष लेना होगा इसके कंक्लूजन में, ठीक है। और आप लोगों को बता दूं, अगर क्वेश्चन कह रहा है कि देयर इज इफेक्टिवनेस ऑफ स्वच्छ भारत अभियान, ठीक है, कि स्वच्छ भारत अभियान की कुशलता, ठीक है, तो ये मान के चलना ज़्यादातर केसेस में, नॉट ऑल, ठीक है, नॉट ऑल बट मेजॉरिटी केस में आपको go with the question statement, go with the question statement। जैसे इवेल्युएट द इफेक्टिवनेस ऑफ द स्वच्छ भारत अभियान है, तो यहाँ पे इसके टॉपिक्स, इसके व्हाट आर द पॉजिटिव, दैट इज अचीवमेंट्स, ठीक है, और क्या चैलेंजेस है, और उसके बाद व्हाट विल बी द पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ इट, ठीक है, ये चीज़। बट याद रखना इवेल्युएट वाले क्वेश्चन में आपको लास्ट में इन द कंक्लूजन यहाँ आपको अपनी राय या अपनी ओपिनियन देनी होगी, ठीक है। यहाँ आपको अपनी ओपिनियन देनी ही होगी, ये आवश्यक है। डन? सो दैट इज व्हाट अबाउट इवैल्यूएशन। अगर कहीं भी इवैल्यूएट करने को बोले तो इवैल्यूएशन होगा।
बट एक चीज़ याद रखना, मैंने कहा मेजॉरिटी केसेस में क्वेश्चन स्टेटमेंट के फ्लो में ही जाएगा, बट ऐसा मत करना कि क्वेश्चन स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा नेगेटिव एस्पेक्ट हो जो साफ नज़र आ रहा है कि ये तो इफेक्टिव है ही नहीं या ये तो पॉजिटिव हो ही नहीं सकता, वहाँ तुम बोलो कि नहीं सर ने कहा था कि जिस तरह की क्वेश्चन स्टेटमेंट है उसी तरीके से जाना है। नहीं, मेजॉरिटी केसेस में होगा बट नॉट इन ऑल केसेस। ठीक है, ये चीज़ याद रखना, सभी मामलों में ऐसा नहीं होगा। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ ताकि तुम ऐसी गलती ना दोहराओ। आई बात समझ में? इवैल्यूएशन मूल्यांकन करना है, मूल्यांकन हो गया। अगला ये थोड़ा सा इजी है, कंपेयर एंड कंट्रास्ट। ठीक है, कंपेयर एंड कंट्रास्ट में क्या होता है बेटा, आपको सिंपल उन दो कॉन्सेप्ट्स की सिमिलैरिटीज बतानी है और फिर डिफरेंसेस बताने हैं। ठीक है, अब जब कंपेयर एंड कंट्रास्ट आ गया तो उसकी सिमिलैरिटीज, उसके डिफरेंसेस, और जब सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस बता देंगे तो चाहे तो आप उसको ऐसे चार्ट में बना दे, दो कॉलम बना के। ठीक है, ये भी आप कर सकते हैं। ठीक है, या फिर कुछ इस तरीके से भी कर सकते हैं, बट दैट इज नॉट एक्सेप्टेड। दिस इज व्हाट इज बेटर टेक्निक, क्योंकि अब हम पॉइंटर फॉर्मेट में ज़्यादा आ गए हैं तो ये चीज़ें ज़्यादा बेहतर है। इस तरीके से आप ज़्यादा तरीके से लिख सकते हैं। जैसे क्वेश्चन में अगर हम जाए, कंपेयर एंड कंट्रास्ट द पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। सो एक तरफ प्रेसिडेंशियल, एक तरफ पार्लियामेंट्री। ठीक है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम क्या होता है, पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या होता है, तीन तीन पॉइंट्स में समझा दिया। फिर एक तरफ प्रेसिडेंशियल सिस्टम के एडवांटेजेस लिख दिए, दूसरी तरफ पार्लियामेंट्री सिस्टम के एडवांटेजेस लिख दिए, फिर डिसएडवांटेजेस लिख दिए, फिर सिग्निफिकेंस लिख दिया। दोनों के सिग्निफिकेंस क्या है या दोनों किस कंटेक्स्ट में ज़्यादा बेहतर होंगे। और यहाँ पर अगर आप कंक्लूजन लिखते हैं तो ठीक है, अगर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट में, ठीक है, तो आप अगर कंक्लूजन नहीं भी लिखते हैं तो भी चलेगा। ठीक है, इवन इन केस ऑफ नो कंक्लूजन इट इज ओके। ठीक है, क्योंकि कंपेयर और कंट्रास्ट करना है तो वहाँ पे फिर आपके लिए ये बिल्कुल आवश्यक नहीं है कि आप उस तरह के क्वेश्चन में निष्कर्ष लिखे ही लिखे। ठीक है, क्लियर है? एनी डाउट और क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस? चलिए, वेरी गुड। So these are the different keywords related with which you need to write answer. अब अगर आपको आंसर राइटिंग से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। एनी डाउट और क्वेश्चन विथ रिगार्ड टू आंसर राइटिंग? If there is no doubt, please tell me that there is no doubt. इजी लग रहा है, अब बस प्रैक्टिस करनी है। ठीक है बेटा, मीन्स इजी है इफ यू नो। हाँ बोलो बेटा, मीन्स इजी है इफ यू नो। क्यों? क्योंकि व्हेन इट कम्स टू मीन्स
यूपीएससी ने आपको साफ साफ बता रखा है, ठीक है, कि मैं कहाँ से सवाल पूछूंगा। और ये याद रखना, यूपीएससी सिलेबस के बाहर कभी नहीं जाता, ठीक है। और अगर मैं कह रहा हूँ यूपीएससी सिलेबस के बाहर कभी नहीं जाता, इसका मतलब है वो सिलेबस को ही पकड़ के चलेगा, याद रखना, गारंटी, ठीक है। बस आपको जो सिलेबस है उस सिलेबस को कॉम्प्रीहेंसिवली प्रिपेयर करना है फ्रॉम ऑल द एस्पेक्ट्स, ठीक है। कॉम्प्रीहेंसिवली प्रिपेयर करना है ऑल द एस्पेक्ट्स, ठीक है। दूसरी चीज, सिलेबस के बाद पीवाईक्यूज आप जरूर देखें, और पीवाईक्यूज देखने के बाद एक एनालिसिस जरूर करें। और वो एनालिसिस क्या होना चाहिए कि किस टॉपिक से किस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। जैसे कुछ टॉपिक ऐसे होंगे बेटा जहां से एनालिटिकल क्वेश्चन ज़्यादा है, कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जहां से करेंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा है। सिलेबस में ही यू नीड टू मार्क आउट कि सिलेबस के इस टॉपिक में इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, इस टॉपिक से करंट बेस्ड ज़्यादा क्वेश्चन है, ठीक है। सो इस तरीके से आपको एक एनालिसिस तैयार करना है, विच इज़ नॉट नेसेसरीली, ज़रूरी नहीं है कि वो एनालिसिस ही फिट होगा, बट जनरली क्या होता है, कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं बेटा जो एनालिटिकल है, तो यूपीएससी वहां से चाह के भी फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं बना पाएगा, ठीक है। तो आपको ये समझना होगा कि किस तरह के टॉपिक की क्या डिमांड है, और ये आप समझ गए कि किस टॉपिक की क्या डिमांड है, तो आपको फिर उस टॉपिक को प्रिपेयर भी उसी डिमांड के अकॉर्डिंग करना है। तो अगर टॉपिक से एनालिटिकल क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप उस टॉपिक को एनालिटिकली प्रिपेयर कर लें। अगर टॉपिक से करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं तो उस टॉपिक से रिलेटेड करंट अफेयर्स प्रिपेयर कर लें, वहां ज़्यादा फोकस करें, ठीक है। सो ये चीज़ आपको पकड़नी है। हाउ टू इवेल्युएट माई ओन आंसर, यू कैन नॉट, ठीक है, यू कैन नॉट इवेल्युएट योर ओन आंसर बेटा। वॉट यू नीड टू डू, once you write an answer, है ना, get it evaluated by the teacher available, ठीक है, और those who are in गुरुकुल, ठीक है, the mentor available, ठीक है। सो जो भी आपके टीचर है, जो भी आपके मेंटोर है, उनसे आप इवैल्यूएट करवाए अपने आंसर, और उनसे सिर्फ इवैल्यूएशन करके एक टिक लगा के मार्क्स मत ले लीजिए, सिर्फ इतना मत करो। साथ ही साथ जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप उनसे फीडबैक लीजिए, ठीक है, कि क्या पॉजिटिव पॉइंट्स लिखे हैं, क्या पॉजिटिव है आंसर में, क्या नेगेटिव है आंसर में, और फिर उस आंसर को किस तरीके से इम्प्रूव करना है। सो ये काम करना पड़ेगा बेटा दीपशी, ओके। सर करंट अफेयर्स किस जगह ऐड ऑन करना है, ठीक है। हाँ, करंट अफेयर्स बेटा एक ऐसा एस्पेक्ट है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। और ये आपको जब आप न्यूज़पेपर पढ़े, ठीक है, वैसे तो मैं कोशिश करूँगा कि हाउ टू रीड न्यूज़पेपर पे एक वीडियो बना दूँ तुम लोगों के लिए, बट अभी नहीं, ठीक है। अभी मैं थोड़ा सा, मेरा शेड्यूल हेक्टिक चल रहा है, ठीक है। तो उस सिनारियो में अभी मेरे लिए वो वीडियो बना पाना मुश्किल होगा।
बट न्यूज़पेपर को पढ़े, और न्यूज़पेपर को पढ़ते के साथ साथ आपको ये भी इंश्योर करना होगा कि जो न्यूज़ आ रही है उस न्यूज़ को आप कहाँ कहाँ फिट कर सकते हैं। GS1 में फिट कर सकते हैं, GS2 में फिट कर सकते हैं, या फिर उस न्यूज़ को आप एथिक्स में ऐड कर सकते हैं, या फिर ऐसे में इस तरह का डेटा लिख सकते हैं। सो अब करंट अफेयर्स जो न्यूज़पेपर पढ़ोगे उस अकॉर्डिंग न्यूज़ और उसका रिलेवेंस कहाँ जाएगा, किस सब्जेक्ट में वो न्यूज़ जाएगी, आप इस हिसाब से भी प्रिपेयर करते जाए। बिकॉज राइट नाउ आई थिंक यू पीपल आर हैविंग सफिशिएंट टाइम टू डू दिस स्किल योर सेल्फ। आप ये काम खुद से कर सकते हैं, ठीक है। और जब आप ये काम खुद से कर सकते हैं तो आपको रिलाय नहीं करना होगा वीडियोस पे, ठीक है। सो वीडियोस पे रिलाय ना करो तो बेटर है, ठीक है। सर आंसर राइटिंग करते टाइम कुछ पॉइंट्स अच्छे आते हैं बट हिंदी से इंग्लिश में उसको प्रॉपर वर्ड्स नहीं आते एंड ग्रामर मिस्टेक्स बहुत हो जाती है। बेटा ये तुम इंग्लिश मीडियम वालों की ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। तुम इंग्लिश मीडियम वालों की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरी भी ये प्रॉब्लम स्टार्टिंग में थी, ठीक है। जब आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग, ठीक है। अब इस चीज़ को वर्क अपॉन तुम लोगों ने भी करना है। आप लोग क्या करते हो, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे खास तौर से चीज़ों को सोचते हिंदी में हो, ठीक है, फिर उसे ट्रांसलेट करते हो और फिर उसे लिखते हो। यही करते हो? आया ना, जल्दी बताओ। हाँ, तो बेटा जब तुम हिंदी में सोच रहे हो, है ना, तो तुम्हारा इंग्लिश मीडियम में होने का क्या फायदा है? बताओ, क्यों अपना टाइम इन चीजों में वेस्ट कर रहे हो? सो द ओनली थिंग विच यू कैन डू, ठीक है, इज टू स्टार्ट जनरेटिंग थॉट्स इन इंग्लिश। अपने विचारों को का निर्माण इंग्लिश में करना शुरू कर दो। अब आप बोलोगे सर ये बहुत मुश्किल है, ठीक है। बेटा मुश्किल तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, बट ये चीज़ तुम्हें करनी होगी क्योंकि तुम्हें समय बचाना है। नंबर 1, यू नीड टू सेव द टाइम। नंबर 2, यू नीड टू इम्प्रूव द क्वालिटी। एक चीज़ तो मानते हो ना, यूपीएससी का पेपर इंग्लिश में अच्छा होता है, हिंदी में वो बैंड बजाता है। क्यों? क्योंकि वो गूगल ट्रांसलेटर यूज़ करता है या फिर वो ट्रांसलेशन यूज़ करता है, करवाता है किसी से, और ट्रांसलेशन में चीज़ें खराब होती है, अर्थ का अनर्थ होता है क्योंकि शाब्दिक अर्थ गड़बड़ करता है। सो दैट्स वाई you need to work on this. You have to generate your thoughts in English, ठीक है। हाँ, अब ये सवाल अच्छा है कि कैसे करें, है ना। स्टार्ट कन्वर्सिंग इन इंग्लिश, ठीक है। सो बातचीत जो तुम लोग करते हो हिंदी में वो करना छोड़ दो, ठीक है, पहली चीज़। अब आप कहोगे सर घर में इतना माहौल नहीं मिलता है कि इंग्लिश में बात कर ले, ठीक है। तो बेटा
जिस भी आप जगह पे हो वहाँ पे कुछ लोग ऐसे होंगे जिनसे आप बात कर सकते हो, और अगर नहीं है, ठीक है, हो सकता है आप घर पे रह के पढ़ रहे हो, ठीक है, उस सिनारियो में आपके आसपास नहीं हो, लाइब्रेरी में नहीं हो, उस सिनारियो में स्टार्ट हैविंग कन्वर्सेशन विद सेल्फ, खुद के साथ बातचीत किया करो इंग्लिश में, नॉट ट्रांसलेशन, इंग्लिश में, ठीक है। ये काम तुम्हें करना पड़ेगा जिससे आपके थॉट्स जनरेशन जो है वो इंग्लिश हो जाएगी, ठीक है। दिस इज व्हाट यू नीड टू डू। मिरर प्रैक्टिसिंग कैन ऑल्सो बी डन, ठीक है। हिंदी मीडियम में कुछ वर्ड इंग्लिश लैंग्वेज में ही याद रहता है तो उसको कैसे ऐड करेंगे बेटा, इसके लिए तुम अपनी हिंदी की शब्दावली बढ़ाओ, ठीक है। जो हिंदी की शब्दावली है वो बढ़ानी पड़ेगी। हाँ, 5 to 10% इंग्लिश वर्ड ओके, ठीक है। 5 से 10% पूरे पेपर में, हर एक क्वेश्चन में नहीं, पूरे पेपर में अगर थोड़ा बहुत इंग्लिश यूज़ किया है वो चल जाएगा, बट अगर हिंदी के शब्द या इंग्लिश के शब्द तुम हिंदी में लिख रहे हो तो वो नहीं चलेगा बेटा सचिन, नॉट एक्सेप्टेड। सो हिंदी वालों को अपनी शब्दावली बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि प्रॉब्लम ये है ना कि हम अंग्रेज़ी को इतना ज़्यादा अपनाने लगे हैं कि हमारी हिंदी की जो शब्दावली है, वो कैब है, वो कमज़ोर होते जा रही है, खासकर हिंदी मीडियम के जो बच्चे उनके लिए, ठीक है। हिंदी माध्यम के जो विद्यार्थी है उन विद्यार्थियों के लिए बहुत मुश्किल की बात है कि उनकी शब्दावली कमज़ोर होते जा रही है, ठीक है। तो शब्दावली पे ध्यान देना पड़ेगा आप लोगों को, और कोशिश करो कि आप जो पढ़ रहे हो वो हिंदी में पढ़ो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इंग्लिश नहीं पढ़ सकते हो, पढ़ सकते हो, इंग्लिश भी पढ़ सकते हो, बट द पॉइंट इज आपको जो आंसर लिखने हैं वो हिंदी में लिखने हैं, और हिंदी में अच्छे आंसर तब होंगे जब तुम्हारे पास उस हिंदी की शब्दावली अच्छी होगी और आपके विचार हिंदी में बेहतर तरीके से आएंगे, तभी ये पॉसिबल है, राइट। सो दिस इज व्हाट यू नीड टू डू। एनी अदर डाउट और क्वेश्चन? चलिए, मतलब कोई डाउट नहीं है। So no further doubt. In that case, we'll end our class today. Tomorrow we'll start with state, ठीक है। कल हम शुरू करेंगे कहाँ से? स्टेट से, ठीक है। और एक विशेष चेतावनी तुम लोगों के लिए, और वो चेतावनी कुछ ऐसी है कि हमने अपनी पॉलिटी का मेजर सेक्शन कवर कर लिया है, इम्पॉर्टेंट सेक्शन कवर कर लिया है, और अब जो चीज़ें होगी वो रिपीट होगी, ठीक है। रिपीटेशन विल बी देयर, और जब रिपीटेशन होता है ना बेटा पॉलिटी में, तो मैं पढ़ाना कर देता हूँ कम और पूछना कर देता हूँ ज़्यादा, ठीक है। सो इसका मतलब तुम समझ गए होंगे, जितना अभी तक पढ़ा है उसको अच्छे से रिवाइज कर लेना, अदरवाइज, ठीक है, तुम लोगों के लिए दिक्कत होने वाली है, ठीक है। विद दिस वार्निंग विल एंड अवर क्लास टुडे।